अस्सलाम वालेकुम है। संडे की क्लास आप लोग बिला वजह लंबी करवा देते हैं यार। अब आधा घंटा हो गया ब्रेक दिए। हाँ जी क्या? हाँ 1 घंटा तो पढ़ाऊँ ना कम से कम। अच्छा जी, जो अभी पहले मैं सवाल करा रहा था, एंट्रीज तो कर ली। SOCI 2018, 2019, 2020, 2021 एसेट्स में क्या जी? SFP और इक्विटी में अच्छा, करंट एसेट्स में भी रखा जा सकता है। ये इतना ज़्यादा टेक्निकल मसला नहीं है कि इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ रखना है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला बना के दे रहा हूँ। 2018 में कितना आएगा? 106, 2019 में 120, 2020 127। फेयर वैल्यू रिजर्व, वो जो भी टेबल बनाया था, अच्छा वो भी पिछली क्लास में जो वो एक तरीका बता रहा था, वो तो खैर जरा जज्बात और हो जाते हैं तो मैं उसको जवाब दे देता हूँ, वरना वो बात ठीक कर रहा था। एक और फॉर्मेट भी मैं आपको अगली क्लासेस में सिखाऊंगा। ये जो मैं आपको अभी टेबुलर फॉर्मेट बना रहा हूँ ना, अभी ये मैंने ऐसा चलाया हुआ है लीज की वजह से। लीज में ऐसा ही फॉर्मेट चलाएंगे। इसका एक और फॉर्मेट भी बता दूंगा। ये मैं ऐसे चला रहा था ना, वो मैं ऐसे चलाऊंगा। वो सर मैं वो कहना चाह रहा था, तो वो भी ठीक है बात। जब मैं इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ा दूंगा अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो फिर एक और तरीके से भी इसका फॉर्मेट बताऊंगा। फेयर वैल्यू रिजर्व जो अभी मैंने वर्किंग की थी, उसमें फेयर वैल्यू रिजर्व 2018 में जो फेयर वैल्यू रिजर्व वाला कॉलम था वो बैलेंस है 2018 में -2560, 19 में 8031, 20 में 11232। मैं भी नहीं कर रहा, वो एक सवाल और करा दूं फिर बताऊंगा। हाँ जी, और ये मैं एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं SOCI SFP के, बस फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले के। क्या क्या आएगा SOCI में? ये वही सवाल जो भी पीछे किया है ना, उसकी बात कर रहा हूं। एक तो इंटरेस्ट इनकम आएगी, ये वही एंट्रीज भी की हूं तो एंट्री से मिल जाएगी। अगर एंट्रीज नहीं की तो पहले वाले टेबल से मिल जाएगी। तो इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी 12060, 12409, 1299, 21 से भी रहने दें। और क्या आएगा? SOCI के जब एक्सट्रैक्ट्स मांगे हों, तो एक्सट्रैक्ट्स मांगे हैं तो अब सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो नहीं पता होता। तो उसका तरीका ये होता है कि जितने एक्सपेंसेस इनकम्स के अकाउंट्स हैं वो यहां लिस्ट बन जाती है, और फिर बीच में एक हेडिंग आ जाएगी OCI की, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। और इसमें फिर वो OCI आइटम आएगी, फेयर वैल्यू गेन या लॉस। 2018 में क्या था? अच्छा, और ये फिगर कहां से मिलेगी? वो जो दूसरा टेबल बनाया था उसमें आखिरी वाला कॉलम। 2018 में लॉस था 2560 का, 19 में गेन था 10,591 का, और 20 में गेन था 32। 21 नहीं बनाया अभी। एक सवाल और करा लूँ फिर 21 बताता हूँ। एंट्रीज में SOCI SFP में, इसमें अगर कोई एतराज़ कैलकुलेशन का है तो बताइए। सर एक चार्ट बन जाएगा कि जिसमें वो पता करो। सर मैं पूछा था कि अगर एक चार्ट एक पेपर पे समरी हो जिसमें कौन कौन सा गेन और कौन कौन सा फेयर वैल्यू गेन हो, सर डिविडेंड इनकम कौन सी SOCI में जाएगी, कौन सी OCI में जाएगी, सर वो बाद में याद रखने के लिए इजी हो जाएगा। जैसे पूरा चैप्टर दोबारा पढ़े तो जब चैप्टर खत्म हो जाए उसको आप बार बार रिवाइज करें और एक चार्ट बनाए और मुझसे प्रूव करा लें। फिर उसकी फोटोकॉपी करा के पूरी क्लास में बांट। क्योंकि ना इस तरह की जो समरीज हैं, ये अगर टीचर ही बना, मतलब मेरी ओपिनियन ये है कि अगर मैं ही समरीज बता दूं तो आप पीछे चैप्टर को तो छोड़ ही देंगे ना, आप तो उसको छोड़ ही देंगे। आप कहेंगे समरी याद करो, बहुत है समरी याद कर लो। तो मैं इससे बच रहा हूँ। तो इसलिए मैंने तो आपको देखो, मैंने तो चैप्टर में पहले ही आपको नोट्स बना के दिए,
उसको भी मजीद समराइज करना है, फिर उसमें एक समरी आपने भी बनानी होगी, फिर आप लोग भी उसको शॉर्ट टेस्ट करेंगे, तो फिर उसमें फिर काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरी मिस हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने ऑलरेडी जितना रिड्यूस कर सकता था अपनी कोशिश करके ऑलरेडी रिड्यूस ही किया हुआ है। अब आपको याद करनी पड़ेगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हैजिंग भी है इसके अंदर, तो लग पता जाएगा हैजिंग पढ़ेंगे, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मॉडिफिकेशन है और काफ़ी कुछ है, डी रिकग्निशन है, बहुत कुछ है इस चैप्टर के अंदर। अभी 2 वीक्स मैंने आपको और बताया, 2 वीक्स पूरे लगने हैं, संडेज इंक्लूडेड। तो उसके बाद जब आप बार बार इसको रिवाइज कर लें और कुछ समरी अगर लगे ज़रूरत बनाने की तो बना के दिखा दें। एक सवाल लिखें और इस सवाल से मैं आपको ना ये जो 21 का कॉलम छोड़ा था वो सिखाऊंगा, फिर इस सवाल को आके 21 पूरा करूंगा। एक सवाल और लिखिए, ऑन 1 जनवरी सवाल जी क्वेश्चन ऑन 1 जनवरी 2020 ऑन 1 जनवरी 2020 10% डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स were purchased for $467,000 ब्रैकेट में लिखें फेस वैल्यू 5 लाख थी इनकी, फेस वैल्यू 5 लाख थी। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12.52%, 12.52%। ईयर एंड 31 दिसंबर है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट बता दी मैंने, 5,000 रुपये ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। और ईयर एंड 31 दिसंबर है। फेयर वैल्यूज लिखें, फेयर वैल्यूज सबसे पहली 1 जनवरी 20 को, 1 जनवरी 20 465,000। 31 दिसंबर 20 487,000। 31 दिसंबर 21 495,000, 495,000। चलें बस ये फेयर वैल्यूज काफ़ी हैं। ऑन 1 जनवरी 2022, बल्कि नहीं 31 दिसंबर 21, 1 जनवरी 22 रहने में, 31 दिसंबर 21। ऑन 31 दिसंबर 21, ऑन 31 दिसंबर 21 these debentures were sold, these debentures were sold for 496,500, 4,96,500 इतने रुपए के बेच दिए। और बस मुझसे रिक्वायर्ड है दोनों साल की जनरल एंट्रीज, यानी 1 जनवरी 20 से लेकर 31 दिसंबर 21 तक। इफ एसेट इज क्लासिफाइड एज
पार्ट ए एमोर्टाइज कॉस्ट और पार्ट बी फेयर वैल्यू थ्रू OCI। ये नोटेड था? जी सर। सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? एमोर्टाइज कॉस्ट कर रहा हूं पहले। एमोर्टाइज कॉस्ट 465 या 467? 465। बेशक खरीदा 467 का था, लेकिन इनिशियल मेजरमेंट होती है कि जो खरीदा उसकी उस वक्त फेयर वैल्यू क्या थी प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो 465 प्लस 470। और ईयर एंड पे जब पेमेंट करने लगेंगे तो इफेक्टिव इंटरेस्ट लगा दें 12 पॉइंट पता नहीं कितना 58844। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कूपन कितना मिलेगा? 10% ऑफ फेस वैल्यू 50,000। फोर सेवन डबल एट 478844। इकतीस दिसंबर 21 478844। इफेक्टिव रेट 59951। कूपन 50,000। 488795। चूंकि 31 दिसंबर 21 पे बेच दिया तो बस बहुत है टेबल। डबल एंट्रीज 1 जनवरी 20 इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट? 470 से। कैश कितने से क्रेडिट? 472 से। क्योंकि खरीदा हमने 467 का और 5,000 ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो कैश इतना। और ये जो इनिशियल रिकग्निशन पे डिफरेंस आया ये P&L में चला गया। इसको P&L लिख दें या लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन लिख दें। 2000। फिर 31 दिसंबर 20 पे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 58844 और कैश की एंट्री कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 50,000। इकतीस दिसंबर 20 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 59951 कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 50,000।
21 और 31 दिसंबर 21 को बेच दिया तो कैश डेबिट कितने की बेची? 496,500, जबकि इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में कितने की थी? 488,795 और इसको बेचने पे हो गया प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कितना? ये हो गया जी एमोर्टाइज कॉस्ट की अकाउंटिंग। एमोर्टाइज कॉस्ट की कैलकुलेशन, उनकी एंट्रीज में कोई मसला, कोई कलर में मसला, कोई मसला है तो पूछे। एमोर्टाइज कॉस्ट सही पढ़ा दिया? किसको? क्या मतलब? इसमें क्या नहीं सिखा रहा हूँ, वो भी सिखानी है। मुझे लगता है वो 4 बच्चों ने फीडबैक फॉर्म फिल किया है, उसमें से एक ही होगा। पता नहीं, मैंने समरी मिलती है मुझे। नहीं समरी है, नहीं समरी मिलती है तो पढ़ लेता हूँ। यहां तक नोटेड? पार्ट बी, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। इसमें सिखाने लगा नई चीज। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कर रहा हूं, तो ये टेबल तो ऐसे ही रहेगा। 2 कह लें या इसी टेबल के नीचे बना रहे हैं। एमोर्टाइज कॉस्ट वाली वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू रिजर्व और ओसीआई में जो जाएगा 31 दिसंबर 20 478,8844, 31 दिसंबर 21 488,795, फेयर वैल्यू 487,495। 8156 पॉजिटिव 6205 पॉजिटिव। अब ये कम हो रहा है जी सर, 1951, ये नुकसान है। अच्छा, आप तो दोबारा ही करेंगे, ये एंट्रीज तो ऐसे ही होंगी, और नहीं दोबारा करना तो कम से कम इतना ही लिख लें कि वो पहली 3 एंट्रीज वही होंगी। 31 दिसंबर 20 फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। हाँ जी, 31 दिसंबर 20 8156 गेन है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व ओसीआई वाला क्रेडिट 8156। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का रूल ये है कि हर ईयर एंड पे और फाइनली सेटलमेंट या बेचते डी रिकग्नाइज करते हुए फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे। तो ईयर 1 के एंड पे तो कर लिया, अब 31 दिसंबर 21 पे बेच रहे हैं तो बेचते हुए भी अपडेट करेंगे। बेचते हुए अपडेट करेंगे कितना? 1951 लॉस हो रहा है अब। 1951 और इन्वेस्टमेंट
5 अच्छा, ये एंट्री चेंज करूंगा मैं, लेकिन ये एंट्री मैं सामने लिखा रहने देना चाहता हूं, तो मैं इसको नहीं मिटा रहा, आगे लिखता हूं इसकी एंट्री। ये पिछले वाले की लिखी हुई है, ये इसकी नहीं है, ये नहीं नोट कर लेना। अगर को पूरी एंट्रीज लिख रहे हैं तो ये फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई की एंट्रीज यहां तक, ये नहीं, ये मैं करता हूं अभी। और जो पूरी नहीं लिख रहे वो कम से कम ये तो बातें लिखें ना कि कौन सी सेम है। यहां तक पहुंचे फिर मैं आखिरी एंट्री बताता हूं। हाँ जी, नोटेड। हाँ हाँ हाँ, पार्ट ए अमॉर्टाइज कॉस्ट से कर चुके, उसमें ये वर्किंग बना चुके। अब मैं पार्ट बी कर रहा हूँ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अब बोलें क्या कह रहे हैं? अगर सवाल होता ही सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का तो फिर ये टेबल फिर भी बनाते, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम तो इसी टेबल से मिलनी है, तो फिर दोनों टेबल बनाते। यहां तक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एक पढ़ा था हमने जब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पढ़ रहे थे। वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई यहां तक तो सेम था कि हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे और जो गेन लॉस होगा वो ओसीआई में जाएगा। लेकिन अगर ये उन एसेट्स की बात हो रही है जो दूसरे की लायबिलिटी है, यानी इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इसके फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में थोड़ा सा फर्क है शेयर्स वाले से, और उसमें थोड़ा सा मेन फर्क ये है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई अगर ये डिवेंचर्स में फॉलो हो रहा हूं तो भी मैंने पिछली क्लास में बात की थी कि इस फेयर वैल्यू का इफेक्ट फिलहाल पी&एल में नहीं जाने देना। यही वजह है कि हम लोग इंटरेस्ट इसके मुताबिक ही चला रहे हैं, वरना अगर इन्वेस्टमेंट के अकाउंट का बैलेंस देखें तो 2020 के एंड पे 478 से हमने 487 कर दिया था, जबकि इस टेबल में 487 तो नहीं लिखा। 487 देखें, 2020 का एंड 478, फिर फेयर वैल्यू पे कर दिया अपडेट, ये क्लियर है एंट्री। इस एंट्री के बाद 2020 के एंड पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 487 हो गया, तो फिर 2021 का ओपनिंग बैलेंस 487 होना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हम उसका इफेक्ट अभी इंटरेस्ट पे नहीं आने देना चाह रहे। तो इसलिए ये वाला टेबल बगैर फेयर वैल्यूज के ही चला, लेकिन ये फिलहाल था। और फिलहाल जब तक इन्वेस्टमेंट बुक्स में है, जब इन्वेस्टमेंट सेल हो जाएगी या डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी तो वो जो ओसीआई में गेन लॉस निकाल के रखा करते थे वो सारा का सारा क्यूम्यूलेटिव, रिटेन अर्निंग में नहीं, वो क्यूम्यूलेटिव पी&एल में आएगा। दोबारा, जब हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स वाला इसको जब डी रिकॉग्नाइज कर देंगे तो जितना भी फेयर वैल्यू रिजर्व था अब तक वो ओसीआई में प्रेजेंट होता था और यहां जमा हो रहा था। जितना भी फेयर वैल्यू रिजर्व में बैलेंस रह गया था, जिस तरह पीपीई रीवैल्यूएशन मॉडल में वो सरप्लस रिटेन अर्निंग में फेंक देते थे, यहां पर रिटेन अर्निंग में नहीं फेंकना, उस रिजर्व को निकाल के पी&एल में लेके आना। इसको कहते हैं कि ये रिक्लासिफाई टू पी&एल हो रहा है। तो जितना रिजर्व का बैलेंस रह गया था, अभी 2021 की एंट्रीज तक फेयर वैल्यू रिजर्व में कितना बैलेंस आ गया हुआ है? 6205। इसको पी&एल में ले आएंगे। अलग एंट्री भी कर सकते हैं
और इस एंट्री में मिक्स भी कर सकते हैं। मैं आपको अलग एंट्री कर देता हूं। फर्स्ट नहीं 31 दिसंबर 21 पे पहले तो हम इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे। कितने की? 496,500, जबकि हमारी बुक्स में ये अभी के अभी हो गई थी 495 पे। ये कर दी थी ना इसको अपडेट। कितना गेन लॉस हो रहा है? 1500 का। और एक और एंट्री कर देंगे कि वो जो फेयर वैल्यू रिजर्व संभाल के रखा हुआ था वो रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं P&L को ट्रांसफर करेंगे। इसको रिक्लासिफाई करना कहते हैं। तो फेयर वैल्यू रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, डेबिट बैलेंस? ये क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। नेगेटिव होता तो डेबिट बैलेंस होता। तो इस क्रेडिट बैलेंस को P&L में ट्रांसफर करना है, तो फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, और ये आएगा OCI के रास्ते से। SOCI के एक्सट्रैक्ट्स बना के भी दिखाता हूं। और P&L क्रेडिट, जस्ट P&L लिख दे वो भी ठीक है, प्रॉफिट और डिस्पोजल लिख दे वो भी ठीक है। कितना? 6205। अगर इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है और वो फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, तो एक तो हर साल के एंड पे और फाइनली डी रिकॉग्निशन पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, OCI में जाएगा। और जब डी रिकॉग्निशन की एंट्री करेंगे तो वो जो OCI में इसका रिजर्व जाके रिजर्व बैलेंस शीट में जमा हुआ है वो सारा P&L में ले आएंगे। फेयर वैल्यू रिजर्व OCI वाला डेबिट, P&L क्रेडिट। ये जो फेयर वैल्यू थ्रू OCI है, इसके बारे में स्टैंडर्ड में एक बात लिखी हुई है कि फेयर वैल्यू थ्रू OCI और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट P&L में दोनों में सेम वैल्यूज जाती हैं। फेयर वैल्यू थ्रू OCI और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट दोनों में एंड रिजल्ट P&L में सेम वैल्यूज जाती हैं। तो आप हर साल की इंटरेस्ट इनकम देख लें, सेम जा रही है। इनिशियल रिकॉग्निशन पे प्रॉफिट एंड लॉस देख लें, सेम जा रहा है। फाइनली यहां पर बेचते हुए कितना प्रॉफिट आया? यहां पर कितना आया? 7705। यहां पर भी एंड रिजल्ट सेम हो गया। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI अगर डिवेंचर्स वाला है तो ये आखिरी काम करना है, और अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI शेयर्स वाला है तो ये आखिरी वाला काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना मुझे नहीं पता है। वो रिजर्व में रहेगा, चाहे वो रिजर्व में रहे, चाहे उसको निकाल के रिटेन अर्निंग में डाल दें, वो कंपनी की मर्जी है। IAS ना जब कोई रिजर्व बनवाता है ना तो IAS क्या देता है? मर्जी है विद इन इक्विटी ट्रांसफर करना है तो कर लो। फेयर वैल्यू थ्रू OCI अगर डिवेंचर्स वाला केस है तो ये आखिर में ये वाला काम होना है। क्या? जब खत्म हो जाएगा तो जितना रिजर्व रह गया वो सारा P&L को ट्रांसफर करेंगे। फेयर वैल्यू थ्रू OCI अगर शेयर्स वाला है तो ये वाला काम उसमें नहीं होता। तो जिनके जो बेचने उन पे ही अकाउंटिंग होगी ना। 100 डिवेंचर्स थे, उनमें से 40 बेच दिए, तो 40 वालों के साथ ये काम करना है। जो उनका पोर्शन आ रहा था फेयर वैल्यू रिजर्व का, उनको खत्म करना। और अगर आप इसको कंबाइन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कैश डेबिट, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और बैलेंस करेंगे तो 7705 आ जाएगा। चैप्टर में पेज नंबर 4, चैप्टर में पेज नंबर 4 फाइनेंशियल एसेट्स की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। पहले वाला डब्बा किसका था? पेज नंबर 4 फाइनेंशियल एसेट्स सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। पहला टेबल किसका है? इक्विटी का। तो उसकी 2 क्लासेस थी, ये हम कर चुके थे। अब इसी पेज के एंड से वो एसेट जो दूसरे की लायबिलिटी हैं, तो उसमें 3 क्लासेस हैं। तो पहली क्लास इस पेज पे लिखी हुई है, अगली दोनों क्लासेस अगले पेज पे लिखी हुई हैं। तो ये पहली और दूसरी क्लास पूरी पढ़ लें, तीसरी अभी नहीं बताई। पेज नंबर 4 पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली सारी बातें पढ़ लें। पेज नंबर 5 पे फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली बातें सारी पढ़ लें।
ये जो IS-21 वाला बीच में पॉइंट लिखा हुआ है ना, मैं अभी आपको एक IS-21 मिक्स सवाल कराता हूँ, तो उसमें हाँ जी अभी बस वो सवाल करा के छुट्टी। अब वो सवाल जितनी भी देर में हो वो सवाल करा के बस छुट्टी बनाता हूँ। पहले मैंने कहा जितना बताया उसकी अंग्रेजी पढ़ के देख लें। फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली भी अंग्रेजी सारी पढ़ लें। हाँ जी पढ़ लिया। इसके मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूँ अभी। तीसरी क्लास ही आसान सी है, ये इधर ज़बानी देख लें, अभी पेज खोला ही हुआ यही देख लें। फेयर वैल्यू थ्रू P&L है, अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L, और ये मैं बात कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है। फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाली क्लास कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, इसमें क्या तरीका होता है इस क्लास में आने का? या तो पहली 2 क्लासेस में नहीं आ पा रहे, या कसम खा के इसको तीसरी क्लास में ला रहे हैं। अब इसका नाम है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो नाम से क्या लगता है क्या करना होगा? हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करते जाएंगे और जो गेन लॉस है वो P&L में डालेंगे। इसमें कोई जरूरत ही नहीं होती। अच्छा एक और बात, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इसमें क्या करेंगे? तो जो एमोर्टाइज कॉस्ट था और जो फेयर वैल्यू थ्रू OCI थी, इसमें हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी फैलाना था, इसलिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट था। फेयर वैल्यू थ्रू P&L में हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फैलाना ही नहीं है, तो यहां पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का। ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इस तरह के टेबल का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए जो ईयर एंड पे अपडेशन करके फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा वो भी P&L में जाएगा, और हर साल जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो भी P&L में जाएगा। यानी 50-50 हज़ार इनकम, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कोई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं, कोई स्केड्यूल नहीं। जितना इंटरेस्ट यानी कूपन मिलेगा, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, जो फेयर वैल्यू ईयर एंड पे गेन लॉस आएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट या क्रेडिट, फेयर वैल्यू गेन या लॉस क्रेडिट डेबिट। कैपिटल गेन कौन सा? इसमें ना इस तरह की चीजें ही नहीं होंगी वैसे, लेकिन अगर हुई भी तो वो एंड पे सब इनकम लॉस, इनकम या एक्सपेंस बन जाएगा है। जब बिजनेस इस तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो अमॉर्टाइज कॉस्ट पे ही रखता है। फेयर वैल्यू तो इसलिए तो IAS ने सख्ती रखी है कि शुरू में कसम खानी है, मुकरना नहीं है बाद में, तो इसलिए बिजनेसेस करते नहीं है। ये वो बिजनेस करते होंगे जो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कहा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दुनिया में बहुत एडवांस जा चुके हैं, तो ये तो उनके लिए स्टैंडर्ड बना हुआ है। पाकिस्तान में तो इतना एडवांस ही नहीं है। पाकिस्तान में बैंक्स ने अप्लाई नहीं किया इसको अभी तक, बैंक्स में अभी तक ये अप्लाई नहीं हुआ है IFRS 9 नहीं, लेकिन अभी इंप्लीमेंट हुए नहीं है बाय लॉ। बैंक्स के अंदर IFRS 9 नहीं प्रॉपर इंप्लीमेंट हुआ अभी। तो क्या बता रहा था मैं, क्या पूछा था आपने? हाँ, कि तीसरी क्लास में बिजनेसेस जाते क्यों हैं, पता नहीं क्यों जाते होंगे, लेकिन अगर जाएंगे तो उसमें फिर फैलाने वाला मसला ही नहीं। किधर? वो जो तीसरी क्लास में इरादतन आते हैं ना, वो बिजनेसेस इरादतन तब आते हैं जब उनको एक अकाउंटिंग मिसमैच से बचना होता है। अब ये अकाउंटिंग मिसमैच क्या होता है, इसकी थोड़ी सी तफसील नहीं, थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि एक बिजनेस जिसने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं और उन्हीं के पीछे लोन्स लिए होते हैं, क्योंकि बैंक्स में ही होगा ना ये काम, क्योंकि बैंक का काम क्या है, ये लोन लेता है और आगे लोन देता है। तो अगर उसने जो आगे लोन दिए हुए हैं उनके पीछे जो लोन आए हुए थे उनको अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखा हुआ था, तो फिर उन्हीं से बनने वाले एसेट्स को भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे रखना चाहिए ताकि मैचिंग हो सके। इसको अगर ये नहीं हो रहा होगा तो उसको अकाउंटिंग मिसमैच कहते हैं। लेकिन ये बहुत थोड़ी सी बात है जो आपको बताइए, बात बाकी इसमें बहुत गहराई होगी, पता नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड बहुत गहरा है और इतना गहरा है कि इसमें डिटेल्स अभी तक अपडेशन होती चली जा रही है। कई साल लगे उसको इस शक्ल में आने में, और अभी भी पाकिस्तान में, जैसे मुझे कल ही दोस्त से एक बात हो रही थी, बैंक में अभी तक नहीं लगाई है। तो ये बहुत गहराई वाला स्टैंडर्ड है, मैं जितनी गहराई समझ सका वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L के अंदर कोई टेबल नहीं, 2 बातें, जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही होगी वो इनकम बनती जाएगी, और हर साल अपडेशन करते हुए जो फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो P&L में जाएगा। तो ये तीसरी वाली क्लास भी पढ़ लें, और फाइनेंशियल एसेट्स की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कंप्लीट। अब मैं इनका एक मिक्सचर बना के ना, तो IS-21 का सवाल कराता हूँ
उससे पहले इसके एक स्टैक्स बता देता हूँ और एक बस ज़बानी सवाल, वो आप सिर्फ देख लें ताकि फिर मैं आइस 21 वाला सवाल कराऊँ। पहले मैं इसके एक स्टैक्स बताता हूँ और वो जो पिछले सवाल में छोड़ा है वो बताता हूँ। ये एंट्री इसी सवाल के एमोर्टाइज कॉस्ट के बता रहा हूं। पहले एमोर्टाइज कॉस्ट के। एसओसीआई में क्या आएगा? लॉस ऑन इनिशियल रिकग्निशन कितना था? 2000 था शायद, 2000। और क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम 2020 में 5884, 21 में 59951। और क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आएगा 7705। और एसओएफटी में बस इन्वेस्टमेंट आ रही होगी यहाँ पर 478, पता नहीं क्या, 478844 और यहाँ बेच दी। ये हो गया एमोर्टाइज कॉस्ट। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई बताता हूँ। ये चीजें तो आएंगी आएंगी। इंटरेस्ट इनकम आएगी, फाइव 8844 59951। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल भी इतना ही आएगा। अलग अलग लिखना है, अलग अलग लिख दें, एंड तो इतना ही बनेगा। और ओसीआई के अंदर फेयर वैल्यू गेन और लॉस तो आएगा। अलग से हमें लिखना चाहिए कि रीक्लासिफिकेशन टू P&L। एंट्री क्या किया देखें, आखिरी एंट्री क्या की है? तो ओसीआई डेबिट तो यहाँ नेगेटिव, P&L क्रेडिट तो यहाँ पॉजिटिव। पहले साल फेयर वैल्यू गेन आया था शायद 8156, दूसरे साल लॉस आया था 1951, और फिर दूसरे साल ही 6205 की क्या एंट्री की? ओसीआई डेबिट P&L क्रेडिट, तो दोनों में फिर प्रेजेंट होगा ये। ओसीआई डेबिट इसलिए यहां नेगेटिव प्रेजेंट होगा 62, और यहां पॉजिटिव जो कि इसके अंदर डाल दिया मैंने। ये डेबिट और ये क्रेडिट इसके अंदर आ गया। और इन्वेस्टमेंट आएगी 487 और फेयर वैल्यू रिजर्व आएगा 8156।
अच्छा, एक सवाल बस ना ज़बानी जल्दी जल्दी देख लें ताकि मैं फिर आपको एक IS-21 मिक्स करके इन तीनों का सवाल कराऊं, लेकिन इसको कर लें अभी क्लोज ताकि फिर मैं अगली क्लास में ना लाइबिलिटी पे जाऊं, वरना लाइबिलिटी पे गया और एसेट भी हुआ तो फिर मिक्स हो जाएगा। एक सवाल बस आप ज़बानी देख लें, सवाल और उसका सोल्यूशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6। ये हम लोग सेट 1 पढ़ रहे हैं अभी, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में पेज 2 के ऊपर है 6। ये देख लें ज़बानी जल्दी जल्दी देख लें, फिर मैं IS-21 मिक्स करता हूँ ताकि एसेट क्लोज कर दूँ मैं। अच्छा, ये ब्रेक नहीं थी, ये सवाल देखने को कहा था। जो भी देख रहे थे, जो भी देख लिया। कोई एतराज़, परेशानी, तकलीफ? हाँ भाई, कोई तकलीफ, कोई सवाल? चलें, आप इसमें IS-21 मिक्स करता हूँ। ये एक सवाल कर लें, फिर छुट्टी कर लूँगा, फाइनेंशियल एसेट क्लोज कर लूँ ताकि। हाँ, एक चीज़ पीछे छोड़ी हुई थी अभी, इससे पहले जो सवाल करा रहा था, 21 की एंट्री छोड़ी हुई थी उसको पूरा कर दें, फिर वो रह ना जाए। 21 की एक एंट्री छोड़ी हुई थी मैंने, इससे पिछले वाले सवाल में मैंने 2021 की एंट्री छोड़ी हुई थी। ये जो अभी हमने यहां काम किया ना, ये वाला बता दिया मैंने, इधर जो फेयर वैल्यू रिजर्व को P&L में रिक्लासिफाई किया था, इसकी जरूरत ही टेक्निकली तब पड़ेगी अगर हम बेच देंगे तो। जो सवाल अभी इससे पहले मैं करा रहा था, उस सवाल पे आइए। मैंने उसमें ये 31 दिसंबर 18, 19, 20, 21 एमोर्टाइज कॉस्ट वाली क्या क्या फिगर्स थी?
जी 108,560, फेयर वैल्यू क्या थी 106 थी। अच्छा इधर क्या था 1,119,6,9, इधर था 120, फिर यहाँ था 76,127, ये वैसे क्या है ज़ीरो है ना, चौथे साल ख़त्म हो गया। अब एक काम ये करके देखें, कैलकुलेटर पकड़ के सारी कर लें तो अच्छी बात है। फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाली एंट्रीज देखिएगा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI। ये मैं इस सवाल से जो पिछली क्लास में सवाल किया था ना उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका मैंने 21 छोड़ दिया था। फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाले में जितनी भी एंट्रीज की हैं, बल्कि पता नहीं की भी थी आपने कि सेम कह के छोड़ दिया था, कैलकुलेटर पकड़ें, इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करते जाएं और आखिरी एंट्री तक बताएं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है। ये क्या है, इधर 2560 था, इधर 8031 था, 11232 था। चेक किया, पक्की बात। इकतीस दिसंबर 21 तक की जब सारी एंट्रीज कर ली थी, यानी वो जो आखिरी 129,000 था, 129,000 उसकी भी कर ली थी एंट्री। अब इस वक्त फेयर वैल्यू थ्रू OCI के अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में आप बैलेंस देख लें, सारे लोग करके देख लें, तो वो ज़ीरो नहीं हुआ होगा। कितना आ रहा है? अगर आपने प्लस माइनस में गलती नहीं की तो फिर इतना ही आ रहा होगा। जो लोग भी कर रहे थे, जो भी, इतना ही आ रहा होगा, 1123 नहीं आ रहा था, नहीं आ किया ही नहीं, किसी ने भी किया है तो इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब फाइनली चूंकि ये पैसे पूरे मिल गए, खत्म हो गए, तो अब भी इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो आखिरी वक्त तक डी रिकग्निशन के टाइम पे भी अपडेट करना है। यहां भी किया था तो डी रिकग्निशन के टाइम पे भी करना है। अब 2021 खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो अब भी इसको अपडेट तो करना है। अब सब कुछ हो जाने के बाद इस खत्म हुए इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू क्या है? जीरो। खत्म ही हो गया तो फिर मार्केट में कैसे बेचें? खत्म हो गया, तो उस लास्ट की फेयर वैल्यू जीरो। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये चल रहा था, दिस माइनस दिस, जीरो। जबरदस्त यार, जबरदस्त, जीरो। अच्छा जी, ये क्या कर रहे थे हम? 2560 10591, अब इसको जीरो बनाना है, क्या एंट्री कर दें? फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट इन्वेस्ट, नहीं P&L नहीं। देखें ये एंट्री हम किस, ये अमाउंट क्या निकल रही है, इससे हम क्या एंट्री करने लगे? ये आखिर में एंट्री हो रही है, हर साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करने की एंट्री हो रही है। लॉस आ रहा था तो OCI डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, गेन आ रहा था तो इन्वेस्टमेंट डेबिट OCI क्रेडिट। तो ये भी मैंने अपडेट करने को ही कहा है, ये भी अभी अपडेट कर रहे हैं। कितने पे अपडेट कर रहे हैं? जीरो पे ना। अब चौथे साल के एंड पे खत्म हो गई इन्वेस्टमेंट, तो फेयर वैल्यू जीरो, तो इसको जीरो पे अपडेट किया है। जब अपडेट किया है तो OCI डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इस एंट्री के करने के बाद अब देख इन्वेस्टमेंट में क्या बैलेंस आ रहा है? जीरो। फेयर वैल्यू रिजर्व में क्या बैलेंस आ रहा है? जीरो। तो जब फेयर वैल्यू रिजर्व में को बैलेंस ही नहीं आ रहा तो रिक्लासिफाई क्या करना है? कुछ भी नहीं। तो ये जो रिक्लासिफाई वाला काम था, इसकी जरूरत ही सिर्फ तब पड़ रही होगी जब लाइफ एंड होने से पहले पहले बेच देंगे। तो जब फाइनली एक डिबेंचर की एंड मेच्योरिटी आ जाएगी, फिर ये रिक्लासिफाई की टेक्निकली जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो उस सवाल में जो मैंने 2021 की एंट्री आखिरी खाली छोड़ी थी, उसकी एंट्री कर लें, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 11,232। और अगर टेबुलर वर्किंग से बताऊं तो अब जब इन्वेस्टमेंट ही खत्म हो गई तो फेयर वैल्यू भी जीरो, रिजर्व भी जीरो, और जो डिफरेंस है वो OCI में चला गया।
ये क्या एंट्री थी? डेबिट और तो ये क्या होगी? वही फेयर वैल्यू रिजर्व OCI डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ लीजिए। OCI में नेगेटिव आएगा और रिजर्व में 0 हो गया होगा बैलेंस शीट में। 21 मैंने बनाया ही नहीं था ना, आप 21 वाला कॉलम भर लें तो इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सट्रैक्ट में बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी 0, रिजर्व भी 0, और OCI वाले कॉलम में ये नेगेटिव 11,225 आ जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 पढ़ लें। अच्छा, ज़्यादा टेंशन मुझे सामने वाले बच्चों के जज्बात की होती है, तो ये करवाना तो मैंने है। अगर तो आप इतनी हिम्मत करते हैं तो मैं बोर्ड पे करता हूँ, बिल्कुल ही खत्म होने वाले तो सोल्यूशन से दिखा देता हूँ, लेकिन करना है मंडे को नहीं, अभी कल लाइबिलिटी करानी है, मैंने ऐसे डबी क्लोज करना है। मंडे कोई नहीं, ठीक है, चले पढ़ें। जिन्होंने पढ़ना है वो पढ़ लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 सियालकोट लिमिटेड, ये मैंने IS 21 मिक्स करके एक सवाल बनाया है। हाँ जी, रिक्वायरमेंट A क्या और B क्या? पहली मोटाइज्ड है, दूसरी फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा, बोर्ड पे भी करूंगा तो वो टेबल्स करूंगा बोर्ड पे, एंट्री तो ज़बानी बोलूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में अब फर्क ये पड़ गया कि हमने जो डिवेंचर्स खरीद लिए हैं वो हमने यूरो डॉलर बॉन्ड्स खरीदे हैं। अच्छा, यूरो डॉलर क्या होता है? किसी मुल्क में जो बॉन्ड इशू किए जाएं उस मुल्क की करेंसी के अलावा किसी करेंसी में, उनको यूरो बॉन्ड कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तानी कंपनी डिवेंचर इशू करती तो रुपए में ही करने चाहिए थे, लेकिन अगर वो रुपए की बजाय किसी और करेंसी में करेगी तो उनको यूरो बॉन्ड्स कहेंगे। जिस करेंसी में करेगी यूरो के साथ उसका वर्ड लग जाएगा। नहीं पाकिस्तानी करेंसी कौन सी है? PKR रुपीस। पाकिस्तान में जो कंपनीज बॉन्ड डिवेंचर्स TFC इशू करेंगी उनको रुपए में ही करने चाहिए, तो ये सादे डिवेंचर्स, सादे CFD, सादे बॉन्ड हैं। लेकिन अगर पाकिस्तानी कंपनी इशू करे रुपए के अलावा किसी और करेंसी में, इनको यूरो बॉन्ड्स कहते हैं, और जिस करेंसी में करे तो वो यूरो के साथ वो वर्ड लग जाएगा। जैसे अगर पाकिस्तानी कंपनी डिवेंचर इशू करे और वो इशू करे रियाल में, तो वो यूरो रियाल बॉन्ड्स कहलाएंगे, जो मर्जी कर लें। अगर डॉलर्स में इशू करे तो यूरो डॉलर। तो कंपनी ने यूरो डॉलर बॉन्ड इशू किए हुए थे, हमने वो खरीदे हैं। इन्वेस्टमेंट का सवाल है ना, हमने किसी कंपनी के यूरो डॉलर बॉन्ड्स खरीदे हैं। तो अब जब वो सारा कुछ है ही डिनोमिनेटेड डॉलर में, तो हमें खरीदने के लिए पैसे भी डॉलर देने पड़े होंगे, और जो कूपन मिलेगा वो भी डॉलर में ही मिलेगा। तो और एंड पे रिडेम्पशन होगी वो भी डॉलर में ही होगी। तो 1 जनवरी 18, बस जो दिखाना है उसके लिए 2 साल काफी थे। 1 जनवरी 18 को खरीदे और 31 दिसंबर 18 और 31 दिसंबर 19 की एंट्रीज करनी है। रिक्वायरमेंट A एमोर्टाइज कॉस्ट से और रिक्वायरमेंट B फेयर वैल्यू थ्रू OCI से। चूंकि ये डॉलर्स की कैलकुलेशन है तो सवाल में फर्क ये पड़ेगा कि वो जो एमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बनाते थे वो डॉलर में बनेगा, लेकिन रुपए अल्टीमेटली हमें एंट्रीज चूंकि रुपए में करनी है तो फिर उसको रुपए में भी बनाएंगे। तो फॉरेन करेंसी अगर आ गया तो फिर डबल टेबल बनेगा, पहले टेबल डॉलर में बनेगा फिर रुपए में बनेगा। पहले डॉलर वाला टेबल बनाते हैं, और ये जो डॉलर वाला टेबल बनेगा, ये टेबल बनाने का तरीका वही है। डेट हो गई, ओपनिंग बैलेंस हो गया, इंटरेस्ट,
कैश फ्लो और क्लोजिंग बैलेंस, और ये सारा कुछ होने लगा है $1,000,000 में, नहीं डॉलर्स में, मिलियन नहीं, मिलियन लिखा हुआ मैंने, डॉलर। ये सारा कुछ डॉलर में बनने लगा। तरीका भैया टेबल बनाने का, इनिशियल मेजरमेंट कितने पे? हाँ जी, इनिशियल मेजरमेंट कितने पे? 100 बॉन्ड्स खरीदे हैं, $50 का एक, तो कितने बन गए? 5,000। ये 50 कौन सा वाला लिखूं, जो पहली लाइन है वो वाला या टेबल वाला? इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितने से रिकॉर्ड होनी चाहिए? टेबल वाले 50 है कि पहली लाइन वाले 50? टेबल वाले 50, फेयर वैल्यू। तो 50 वो यानी 5,000 और 7.5 ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो इनिशियली कितने से रिकॉर्डिंग हो गई? 5050। अब ये सब डॉलर्स में कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन टेबल वैसे ही बनेगा। इफेक्टिव रेट लगाइए 3.4, चलें काफी। कैश कितना मिलेगा? 10% किसका? फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू किधर है? वो $40 दी हुई है, फेस वैल्यू $40 है, तो उस $40 का 10%, 10 है, हाँ, तो कितना कैश मिलेगा? 400। 100 बॉन्ड्स हैं, $40 की एक फेस वैल्यू, $4,000 हो गया, 10% कूपन है, तो 400। दिस प्लस दिस माइनस दिस, 4993। फिर 31 दिसंबर 19 को 4993, इफेक्टिव रेट लगाएं 340, 400, दिस प्लस दिस माइनस दिस 4933। अब इन्वेस्टमेंट फॉरेन करेंसी होने से एक फर्क तो ये पड़ेगा कि टेबल बनेगा तो वैसे ही, लेकिन डॉलर में कैलकुलेशन वैसी है। यहां तक पहुंच गए, लेकिन एंट्रीज करनी है रुपए में, तो इस टेबल को दोबारा बनाना पड़ेगा, और अब की बार वो टेबल बनेगा रुपए में, लेकिन एक कॉलम उसमें इजाफा हो जाएगा। एक्सचेंज गेन या लॉस का, और क्लोजिंग बैलेंस। और इस टेबल को बनाने में अब इफेक्टिव रेट का कोई काम नहीं है। हमने टेबल इफेक्टिव रेट के तरीके से नहीं बनाना, हमने सिंपली क्या करना है कि इसको रुपए में ट्रांसलेट करना है बस। फिर से कैलकुलेशन इंटरेस्ट की नहीं होनी है, हमने डॉलर अमाउंट जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इनको सिर्फ रुपए में ट्रांसलेट करना है। अब ट्रांसलेट करने के लिए जो IAS 21 में रूल सीखे थे वो लगा लेते हैं। ये बताता हूं पहले, क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स मॉनेटरी है, और मॉनेटरी आइटम्स हो तो एक्सचेंज रेट हर ईयर एंड पे अपडेट करते हैं ना, तो इन दोनों को रुपए में लाएंगे 31 दिसंबर 18 वाले एक्सचेंज रेट से 31 दिसंबर 19 वाले एक्सचेंज रेट से लाएं। 31 दिसंबर 18 एक्सचेंज रेट कितना? 150 करिए मल्टीप्लाई, और अब ये सारा कुछ होने लगा है रुपीज में जी। 75893 75893 31 दिसंबर 19 वाले पे 153 लगाइए, 749 ईयर एंड का बैलेंस है, तो ईयर एंड वाला रेट मॉनेटरी आइटम है, और ये पहले दिन वाली ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट। ये इनिशियल मेजरमेंट तो ट्रांजैक्शन डेट है ना, तो ट्रांजैक्शन डेट वाला क्या रेट था, तो लगाएं इस पे 150 7575 754 नहीं 758936। ये ओपनिंग क्लोजिंग वाली बात समझ आई?
जी हाँ उसके बाद 25 और 18 तो पहुंच गया तो उसका अपडेट नहीं करेंगे तो कर लिया ना, क्लोजिंग को ही करेंगे ना 31/12 पे, तो इस क्लोजिंग को ही करेंगे। जो ईयर एंड का बैलेंस है उसी को ईयर एंड के रेट पे करेंगे, ओपनिंग को थोड़ी बार बार करे जाएंगे। इन 3 फिगर्स में बताइए कोई इतराज। ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट इस पे, और इन दोनों पे चूंकि क्लोजिंग बैलेंस है तो ईयर एंड वाला रेट। कैश फ्लो हो रहा है, इस पे कौन सा रेट लगेगा? ट्रांजैक्शन हो रही है नहीं, एवरेज रेट नहीं, कैश आ रहा है भाई, तो ईयर एंड पे आ रहा है तो ईयर एंड वाला रेट। तो कैश फ्लो तो एक एक्चुअल कैश का फ्लो है, तो जो कैश का फ्लो उस दिन रेट होगा उसी पे ही होगा। तो चूंकि ये ईयर एंड पे हो रहे हैं तो इसलिए ईयर एंड वाला रेट। इस पे 106,000, इस पे 31 दिसंबर 19 वाला 61200। ये इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर है, इसके दोनों हल ठीक हैं। अगर इस पे ईयर एंड वाला रेट लगा लें वो भी ठीक है, एवरेज लगा लें वो भी ठीक है, दोनों बातें सही हैं, क्योंकि कंपनी की मर्जी है। अगर इस सवाल में मैंने एवरेज रेट दिया होता तो आप बेशक इस पे एवरेज रेट लगा लेते और ये नोट लिख देते कि कंपनी यूजेस एवरेज रेट। नहीं दिया तो बस ईयर एंड का रेट लगा देते नहीं, लेकिन एक्चुअली वो थ्रू आउट द ईयर एक्रू हो रही होती है ना, तो इसलिए एवरेज रेट लिया जा सकता है। लेकिन ये कोई ट्रांजैक्शंस थोड़ी हो रही है, हर रोज की सेल थोड़ी हो रही होती है, तो एक ही दिन आके कैलकुलेशन होती है, इसलिए ईयर एंड भी ठीक है। ईयर एंड वाला रेट ले लें वो भी ठीक है, एवरेज रेट ले लें वो भी ठीक है। ये मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। इस पे कौन सा लगेगा? जिस दिन कैश आ रहा होगा, नहीं जरूरी नहीं ईयर एंड नहीं कह रहा, जिस दिन कैश आ रहा होगा। अब वो ईयर एंड पे रहा है इसलिए ईयर एंड वाला रेट। ये क्यों ईयर एंड वाला? क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये मॉनेटरी आइटम है, इसलिए ईयर एंड वाला अपडेट करेंगे। और ये तो पहले दिन जो ट्रांजैक्शन हुई है तो ट्रांजैक्शन रेट वाला रेट, तो इनके ऊपर भी ईयर एंड वाला रेट लगाइए 52। बस अब आपने इसको बैलेंसिंग निकालना है। देखें, दिस प्लस दिस माइनस दिस क्लोजिंग बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा, इतना कुछ और बन रहा है। तो वो जो डिफरेंस है वो एक्सचेंज गेन लॉस ही होगा, क्योंकि इस पे और रेट लगा हुआ है, इस पे और रेट लगा हुआ है, तो इसलिए अगर इनमें डिफरेंस आ रहा है तो वो एक्सचेंज गेन लॉस है। 10 100 पॉजिटिव नेगेटिव इधर 4993, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, ये पहले भी मैंने कहा था, बार बार कहता रहूँगा जब भी मुझे ज़रूरत लगेगी, कि आप जब भी कोई मिसिंग फिगर निकाला करें उसको सीधे चल के क्रॉस चेक ज़रूर किया करें। अगर आप कह रहे हैं कि ये गेन है यानी एसेट, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो अगर ये आंसर आ रहा है तो हाँ ठीक है। अगर ये लायबिलिटी का सवाल होता तो ये पॉजिटिव फिगर आना मतलब लॉस होता, तो इसलिए ये प्लस माइनस एहतियात के साथ। तो अगर फॉरेन करेंसी मिक्स होगी तो जो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट वाला टेबल है वो वैसे ही बनेगा, लेकिन फॉरेन करेंसी में फिर उसको रुपए में लाएंगे और एक्सचेंज गेन लॉस का कॉलम आ जाएगा। अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट की एंट्रीज ज़बानी बोल रहा हूं, ये समझ आ गया? ज़बानी बोल रहा हूं, पीछे नोटेड है। सबसे पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ये क्योंकि एंट्री तो रुपए में करनी है, तो ये उसी के लिए तो मेहनत करके टेबल बनाया है। 31 दिसंबर 18 इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट और डेबिट क्योंकि गेन आ रहा है, इन्वेस्टमेंट डेबिट और एक्सचेंज गेन का वर्ड लिख दें वो भी ठीक है, P&L लिख दें वो भी ठीक है। इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्सचेंज गेन क्रेडिट, ये अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट हो गया। फेयर वैल्यू थ्रू OCI के लिए ये टेबल तो बनना ही बनना है। अगर सवाल सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू OCI का होता फिर भी ये दोनों बनाने ही थे। Amortized cost done.
फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो एक्सचेंज गेन लॉस कहाँ जाना चाहिए? हो चुका होगा। हाँ जी, IAS 21 में आप इतना तो याद रख रहे हैं थोड़ा बहुत कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो एक्सचेंज गेन लॉस ओसीआई में जाएगा। उससे पिछली वाली बात भी देखें, वो नॉन मॉनेटरी आइटम्स की रूलिंग थी, ये तो मॉनेटरी आइटम है। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर मॉनेटरी आइटम है, इसका एक्सचेंज गेन लॉस P&L में जाना है। वो नॉन मॉनेटरी के लिए था कि अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L है तो फिर एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में, अगर फेयर वैल्यू ओसीआई है तो एक्सचेंज गेन लॉस भी ओसीआई में। ये मॉनेटरी आइटम है तो मॉनेटरी में तो जाना ही P&L में, तो इसलिए एमोर्टाइज कॉस्ट हो चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हो, ये तो ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो होगा। तो ये जो एक्सचेंज गेन है ये अब भी ऐसे ही इसी टेबल से निकलेगा और एंट्रीज अब भी यही होंगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्सचेंज गेन P&L क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट एक्सचेंज गेन P&L क्रेडिट। तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में भी और अमॉर्टाइज कॉस्ट में भी एक्सचेंज गेन ऐसे ही होगा। फेयर वैल्यू गेन लॉस अलग निकालेंगे और वो रुपए में ही निकालेंगे जैसे पहले कर रहे थे। 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 19, अमॉर्टाइज कॉस्ट ये, क्योंकि रुपए में जो बना रहे हैं 758,936, 754,749। फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 18 पे कितनी थी? $5,100। रुपए कितने? 31 दिसंबर 18, $5,100 है, रुपए में लाने के लिए इंटू 152, 77। 31 दिसंबर 19, $4,800 फेयर वैल्यू और इंटू 153, 73। दोनों का डिफरेंस 1626 पॉजिटिव, इधर 36613। नहीं यार क्या कर रहे हैं? 2034। ओसीआई में इतना और इधर ओसीआई में ये रिजर्व पॉजिटिव 16 से नेगेटिव 20 पे चला गया, तो 366 ये ओसीआई में लॉस। अच्छा, इसमें एक्सचेंज गेन लॉस मिक्स नहीं हो गया? तो तभी तो आना था एक्सचेंज गेन लॉस, जब रुपए में निकालना था। इस टेबल को बनाने में ये जो गेन लॉस निकला है इसमें एक्सचेंज रेट का भी इफेक्ट शामिल नहीं हो गया, तो वो किधर जाएगा फिर? वो तो P&L में जाना चाहिए था। इसमें एक्सचेंज रेट का जर्रा बराबर भी इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ये 152 पे लिया है तो ये भी 152 पे लिया हुआ है, ये भी 152 अभी तो किया था 152 पे, तो ये भी 152 पे, ये भी 152 पे, तो फिर कोई एक्सचेंज रेट का फर्क नहीं है। ये भी 153 पे है, ये भी 153 पे है, तो इसलिए कोई नहीं है इसमें एक्सचेंज गेन लॉस, सिर्फ प्योरली फेयर वैल्यू गेन लॉस ही है। तो अगर फॉरेन करेंसी मिक्स हो गई तो अमॉर्टाइज कॉस्ट पहले डॉलर में बनेगा, फिर उसको रुपीज में लाएंगे और उस टेबल में एक एक्सचेंज गेन लॉस आ जाएगा। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो ये तो फिर भी सेम ही होगा, और बाकी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला टेबल जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनेगा। अच्छा ठीक, सही। ये हो गए जी फाइनेंशियल एसेट्स क्लोज, लेकिन अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ने और ऊपर जाना है। अभी तो ये बच्चों वाली चीजें थी, अभी तो ये
लास्ट टाइम मैंने शायद जुल्म की बात की थी ना, है ना? तो जुल्म गर्दनें उड़ाना और जला देना होता है, घरों पे कब्जा कर लेना। जुल्म की कैटेगरीज बिल्कुल हो सकती हैं, और ये जो मुझे ना उस हदीस की एग्जैक्ट बात भूल गई है, लेकिन उसका मफहूम कुछ इस तरह से बन रहा था कि एक साहबी ने आपसे से इजाज़त मांगी कि मेरा गुलाम है, तो मैं इस पर जब नई बात मानता तो मारपीट कर लूँ। तो उसका थोड़ा बहुत मुझे समरी याद है। तो फिर आपसे मैं फरमाया था कि बस ये याद रखना कि मफहूम बता रहा हूँ, उसका एग्जैक्ट मुझे बात भूल गई है, लेकिन उसके मरकज़ी ख्याल बता रहा हूँ कि जितना तुम इस पर कादिर हो, अल्लाह उससे ज़्यादा तुम पे कादिर है। यानी ये चीज़ इंश्योर कर लेना। अब इसका मरकज़ी ख्याल अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, जो थोड़ा बहुत मफहूम अगर समझ आती है बात, कि अगर गुलाम, अब तो खैर गुलाम नहीं होते ना, ये तो गुलाम होते थे, अब तो यूनिवर्सली ख़त्म हो गए हैं गुलाम। पहले गुलाम बांदियाँ होते थे उस कल्चर का हिस्सा, फिर उसके बाद ये सब ख़त्म हो गया हुआ है। तो गुलाम ये होता था जिसके कोई राइट्स नहीं है, गुलाम के कोई राइट्स नहीं होते थे, गुलाम ने वो करना, गुलाम की कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होती थी। अब जब गुलाम गलतियाँ करते थे उनको मारपीट भी करते थे, तो मालिक को लगता था कि तो मेरा गुलाम है, मैं तो जो मर्जी करूं। लेकिन दीन ने पैगाम ये दिया कि अगर तो मारपीट कहीं पर ज़्यादा निकल गई, एक्चुअली सज़ा ज़्यादा निकल गई, तो ये जुल्म की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे आपका छोटा बहन भाई है, बड़े हो जाएंगे, चलो औलाद होगी, तो उसको अगर कोई, आपका बिल्कुल छोटा बहन भाई या औलाद कल को, तो फिर उसको अगर कोई और बड़ा आके मारेगा तो आप यकीनन बदला लेंगे। और आप जब बदला लेंगे तो आप बदले में जो एक्शन ले रहे होंगे वो आपको लग रहा होगा कि आप बदला ले रहे हैं, लेकिन वो जुल्म के अंदर भी जा सकता है। जैसे मैं गुस्से में ज़्यादा एक्ट कर जाऊंगा, तो पहले पलड़ा ऐसे था, फिर ऐसे हो जाएगा। पहले जुल्म हुआ था, फिर जब बदला किया, ये जो कबाइल की लड़ाइयों के अंदर या और ज़मीनों की लड़ाई के अंदर जो नस्लें की नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, उन्होंने एक बंदा मारा, इन्होंने दो मार दिए, फिर उन्होंने और मार दिए, तो अब इन्होंने जो एक्शन लिया, जवाबी कार्रवाई, ईंट का जवाब पत्थर का जवाब ईंट से या जैसे भी, तो वो जो बदला लेने के अंदर ज़्यादा कर दिया, वो भी जुल्म है। यही वजह है कि इस्लाम के अंदर जो सज़ाएं हैं ना, वो हुकूमत के ज़िम्मे हैं। जैसे अगर मेरा कोई अजीज़ कत्ल हो जाए और किसास मेरा हक है, मैं नहीं मारूंगा बदले में, क्योंकि अगर मैंने कत्ल कर दिया तो हो सकता है मैं इंसाफ ना कर सकूं, क्योंकि मैं तो जवाब पे हूँगा। तो ये किसास लेना हाकिम के ज़िम्मे है, मेरे ज़िम्मे नहीं है। मेरा हक है कि मुझे किसास मिले, मैंने नहीं मारना। अगर मैं मार दूंगा तो जालिम बन जाऊंगा। तो इसलिए जुल्म जो है ना, वो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि इंसाफ जो नहीं है वो जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब जुल्म की कैटेगरीज हैं, आप इसको आर्टिकल्स में भी जगह जगह अप्लाई करके देख सकते हैं। कैटेगरीज हैं जो कि आपको लग रहा होगा कि आप अपने जूनियर को सिखा रहे हैं, आपको लग रहा होगा शायद ये सिखाने के लिए ज़रूरी है, हो सकता है जुल्म हो रहा है उसके अंदर, हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तो अपना जूनियर का दौर याद कर लें, आपके सीनियर ने भी आपको सिखाने के लिए किया था, लेकिन आप आज उसको अच्छे लफ्ज़ों में तो नहीं याद रखते। आप ये तो नहीं कहते हाँ इसने मुझे सिखाने के लिए किया, आप दिल में डैश डैश ही कर रहे होते हैं उसको, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि हुआ ये अच्छा नहीं था। वो अंदर का बदला होता है जो अपने जूनियर के साथ निकाल देते हैं, क्योंकि अब आपको ताकत मिल गई होती है। तो ये जो फर्म्स के अंदर सारे आप लोगों के ताल्लुकात होते हैं, जो सीनियर जूनियर के मामलात होते हैं, इनमें भी जुल्म की कैटेगरी हो सकती है। क्लास डिफरेंट हो सकती है, लेकिन इसमें भी जुल्म की कैटेगरी हो सकती है। अच्छा, मेरा बेटा और उसकी अपने ही किसी उम्र के लड़के के साथ लड़ाई हो जाए और मेरे बेटे को मार पड़ जाए, तो मैं अभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। शायद मैं चाहूंगा कि ये सीखे, ये खुद ही सीखे मामला को। लेकिन अगर मेरे 10 साल के बेटे को कोई 25 साल का लड़का आके मारना शुरू कर देगा, अब मैं कूदूंगा बीच में, अब मैं इंटरफेयर करूंगा और ज्यादा एग्रेशन के साथ करूंगा। सिर्फ इस वजह से नहीं कि मेरे बेटे को मारा है, सिर्फ इस वजह से उसको देखो और अपने आप को देखो, तो फिर मैं ज्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्ड करूंगा। बुखारी 2448 सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन भेजा था, तो फरमाया कि मजलूम की फरियाद से डरते रहना, कि बेशक उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं। अच्छा, वैसे भी कोई पर्दा नहीं है, लेकिन जो मैंने भी आखिरी मिसाल दी है कि अगर कोई मेरे छोटे बेटे को बड़ा लड़का आके मारेगा तो मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूंगा कि मेरे मासूम बेटे भी साथ ये कर रहे हो। तो मजलूम की फरियाद और अल्लाह के दरमियान का कोई रिस्पॉन्स टाइम नहीं है, ठक करके रिस्पॉन्स मिलेगा। तो जो मजलूम पे इंसान जुल्म कर रहा होगा, तो उससे डराया गया है कि जी ये देख लेना जुल्म करते हुए कि मजलूम की फरियाद और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है, फ़ौरन रिस्पॉन्स आना है। अब आप इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में अपने ऊपर अप्लाई करके देख लीजिए, अपने ऊपर, अपने फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अगर आपके घर में कोई मुलाजिम है उन पर अप्लाई करके देख सकते हैं। और जुल्म सिर्फ मारना पीटना नहीं होता, तजलील करना भी जुल्म के अंदर है।
फिर जो एम्प्लॉय से काम लिया जा रहा है उसमें भी अगर पैसों से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, आर्टिकल स्टूडेंट एम्प्लॉय नहीं होता, वो एम्प्लॉय नहीं है। एम्प्लॉय से जो काम लिया जा रहा है उसके पैसे उसके मुताबिक नहीं है, पैसे काटे जा रहे हैं, काम ज़बरदस्ती ज़्यादा लिया जा रहा है, सब उनकी कैटेगरीज हैं डिफरेंट। तो मजलूम और अल्लाह के सामने, मजलूम की फरियाद और अल्लाह के सामने के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।